सभी को नमस्कार। आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे फिराक गोरखपुरी की रचना रुबाइयों का। साथ ही हम फिराक गोरखपुरी की व्यक्तित्व और कृतित्व का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फिराक गोरखपुरी उनकी रचना रुबाइयाँ वात्सल्य, त्योहार और हिंदुस्तानी संस्कृति की एक काव्यात्मक यात्रा। फिराक गोरखपुरी उनकी भाषा, भावना और लोक जीवन का एक अद्भुत संगम हमें उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। उनका मूल नाम रघुपति सहाय फिराक था। उनकी जीवन यात्रा और उनकी रुबाइयों में उनके साहित्यिक विश्लेषण की यात्रा की शुरुआत करते हैं। व्यक्तित्व परिचय की बात करें तो उनका मूल नाम रघुपति सहाय था। साहित्यिक नाम में उन्होंने फिराक आगे जोड़ दिया और गोरखपुर के रहने वाले थे, इसलिए उन्हें फिराक गोरखपुरी के नाम से जाना गया। उनका जन्म 28 अगस्त 1896 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। 1983 में उनका निधन हुआ। उनकी साहित्यिक पहचान देखिए, एक ऐसा नाम जिसने उर्दू शायरी में रोमानियत और रहस्य की परंपराओं सीमाओं को तोड़ करके आम आदमी की बात कही। उनकी ये महान पंक्तियां देखिए, शेर लिखे नहीं जाते कहे जाते हैं। शिक्षा की त्रिवेणी और बहुभाषी ज्ञान की नींव के रूप में हम उनके बचपन, प्रारंभिक शिक्षा और उनकी उच्च शिक्षा का अध्ययन करेंगे। बचपन में उनकी शुरुआत रामकृष्ण की कहानियों से होती है, जो कि भारतीय दर्शन का आधारभूत तत्व है। प्रारंभिक शिक्षा अरबी और फारसी का उन्होंने गहन अध्ययन किया। उर्दू शायरी की शास्त्रीय समझ को उन्होंने गहराई से हृदयंगम किया। उच्च शिक्षा की बात करें तो अंग्रेजी भाषा और साहित्य, विश्व साहित्य का दृष्टिकोण उन्होंने अपनाया। यही भाषाओं का संगम उन्हें एक अद्भुत कवि के रूप में प्रस्तुत करता है। यही बहुभाषी ज्ञान उनके भविष्य के उस साहित्य की नींव बना जहां इंसान का सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर के साहित्य में ढला। कवि परिचय रघुपति सहाय फिराक का उर्दू शायरी में लोक जीवन और प्रकृति के चितेरे कवि के रूप में उनको जाना जाता है। मूल नाम की हमने चर्चा की। शिक्षा और कार्य की बात करें तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में वे अध्यापक के रूप में कार्यरत रहे और 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में भागीदारी के कारण 1.5 वर्ष तक उन्हें जेल जाना पड़ा। इसी प्रकार देखिए, साहित्यिक योगदान की बात करें तो उर्दू शायरी को रोमानियत और रहस्य से निकाल करके आम आदमी के सामाजिक सुख दुख से उन्होंने जोड़ा। गुले नगमा के लिए उन्हें साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया। देशभक्ति और त्याग का मार्ग देखिए, उन्होंने 1917 में डिप्टी कलेक्टर के प्रतिष्ठित पद से उन्होंने चयन हुआ उनका, लेकिन अगले ही वर्ष 1918 में स्वराज्य आंदोलन के लिए उन्होंने अपने पद का त्याग कर दिया। राष्ट्र के लिए उनका एक सबसे बड़ा त्याग था। सरकारी पद से स्वराज्य की ओर उनकी ये यात्रा शुरू होती है। 1920 का मील का पत्थर देखिए, स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हिस्सेदारी के कारण उन्हें 1.5 वर्ष तक जेल में रहना पड़ा। एक ऐसा कवि जिसने न केवल कलम से बल्कि अपने जीवन के निर्णयों से भी आने वाले कल के प्रति उम्मीद को पोषित किया। उन्होंने केवल साहित्य रचना नहीं की, बल्कि अपने जीवन में भी आज़ादी के मंत्र को डाला। एक समर्पित शिक्षक और सम्मानित साहित्यकार के रूप में उनकी रचनाओं को हम देखेंगे। देखिए, अध्यापन कार्य इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में एक लंबे समय तक वे प्राध्यापक के रूप में कार्यरत रहे। प्रमुख कृतियों की यहाँ बात करेंगे, गुले नगमा, बज़्मे जिंदगी, रंगे शायरी और उर्दू गजल गोई। उन्हें साहित्य के सबसे बड़े सम्मान ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया। सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड, ये तीनों सर्वोच्च सम्मान उनकी कालजयी कृति गुले नगमा के लिए उन्हें प्राप्त हुए और ये उनकी अमर रचना है। उर्दू शायरी में बदलाव के वो एक पुरोधा के रूप में हमारे सामने आते हैं। देखिए, 2 रूप दिखाए गए यहाँ पर, एक है पारंपरिक उर्दू शायरी और दूसरी है फिराक की क्रांति। किस प्रकार से पारंपरिक जो उर्दू शायरी थी उसमें रोमानियत है, रहस्य है और शास्त्रीयता तक ही वो सीमित रही है। इधर देखिए, नज़ीर अकबराबादी और इल्ताफ हुसैन हाली की तरह पुरानी रिवायत, उस परंपरा को इन्होंने तोड़ा और गोरखपुरी जी ने उसे नए रूप में ढाला। देखिए, पारंपरिक रूप में उर्दू शायरी में लोक जीवन और प्रकृति का जो पक्ष था वो नगण्य दिखाई देता है, लेकिन हमें
यहाँ पर प्रकृति, मौसम, भौतिक जगत और आम इंसान के दर्द को शायरी का विषय बनाने में फिराक को महारत हासिल थी। दिव्यता भौतिकता से पृथक वस्तु नहीं है, जिसे हम भौतिक कहते हैं वही दिव्य भी है, ऐसा फिराक गोरखपुरी का मानना था। काव्य शैली गंगा यमुनी संस्कृति का त्रिवेणी संगम देखिए, किस प्रकार से उन्होंने साहित्य में इसका संगम किया। तीनों रूपों को उन्होंने अपने साहित्य में शामिल किया। पहला है उर्दू की चुस्त मुहावरेदारी, फिर है हिंदी का घरेलू और सहज रूप, और इसी में उन्होंने समावेश किया लोक भाषा के प्रतीक और जीवित बिंब का, जिसे महात्मा गांधी हिंदुस्तानी के रूप में पल्लवित करना चाहते थे। ये फिराक गोरखपुरी की रचनाओं में हमें स्पष्ट दिखाई देता है। उन्होंने पारंपरिक शब्द भंडार का उपयोग करते हुए नई भाषा और नए विषय से उसे जोड़ा, जिससे कविता महलों से निकल करके आम आदमी के आंगन तक उतर आई, आम आदमी की समझ उसमें विकसित हुई और सामान्य जन रचना से परिचित हो सका, उसके भावों को पहचान सका। रुबाई का शिल्प एक संरचनात्मक एक्सरे, यहाँ देखिए जिस प्रकार हमारे हिंदी साहित्य में दोहा, चौपाई इस प्रकार की रचनाएं होती है, उसी प्रकार उर्दू में इसे रुबाई के रूप में जाना जाता है। जिन छंदों की अभी हमने चर्चा की थी, दोहा, चौपाई, रोला, उल्लाला, उसी प्रकार रुबाई उर्दू और फारसी का एक छंद है और लेखन की एक विशिष्ट शैली के रूप में है। इसमें ये 4 पंक्तियों में समाहित होता है, जिसमें पहला काफिया जिसे तुक कहते हैं, पहली पंक्ति में तुक मिलता है, फिर दूसरी पंक्ति में भी तुक मिलता है, और यहाँ विशिष्ट पहचान देखिए, तीसरी पंक्ति स्वच्छंद, कोई तुक नहीं मिलता। तीसरी पंक्ति में कोई तुक नहीं मिल रहा है, पहली पंक्ति में तुक मिल रहा है, दूसरी पंक्ति में तुक मिल रहा है, लेकिन तीसरी पंक्ति में तुक नहीं मिल रहा है, और पुनः यहाँ में दिखाई देता है कि चौथी पंक्ति में तुक मिल रहा है। इस प्रकार से ये उर्दू फारसी का विशिष्ट छंद, जिसका उपयोग फिराक गोरखपुरी जी ने अपनी रचना रुबाइयों में किया। रुबाइयों का पहला विषय वात्सल्य। देखिए, माँ और बच्चे के प्रेम को वात्सल्य के रूप में जाना जाता है। बच्चे को नहलाना, निर्मल जल से उलझे बालों में कंघी करना, घुटनों में लेकर कपड़े पहनाना और लोका देना, यानी हवा में उछाल करके प्यार करना। किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनों में लेके पहनाती है कपड़े। ये 2 पंक्तियां जो कविता की आई है, इन पंक्तियों में भाषा का रूप देखिए जो लोक जीवन से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार दृश्य रूपक और आईने में चांद का उतरना। देखिए, माँ का मनोवैज्ञानिक कौशल, किस प्रकार माँ ने आसमान के चांद को साहित्य में उतार दिया है। यहाँ देखिए, जिद्दी बच्चा आकाश के चांद के लिए मचलता है और उसी को देख आईने में चांद उतर आया है। चांद की परछाई ही बच्चे के लिए चांद है। ये दृश्य कल्पना की आंख और बाल मनोविज्ञान का सबसे सुंदर चित्रण है। यहाँ एक साधारण आईना उसे पूरे ब्रह्मांड को समेट लेता है, उसे अपने में समाहित कर लेता है। इसी प्रकार देखिए, वात्सल्य का वैचारिक सेतु सूरदास और फिराक गोरखपुरी। अब हम 2 महान रचनाकारों, हिंदी साहित्य के भक्ति काल के सगुण धारा के कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी के वात्सल्य का और फिराक गोरखपुरी के वात्सल्य का हम आपस में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। फिराक की रुबाइयों में हिंदी का घरेलू रूप और प्रसंग सीधे सूरदास के वात्सल्य वर्णन की याद दिलाते हैं। देखिए, एक पक्ष सूरदास जी का और दूसरा फिराक गोरखपुरी का किस प्रकार एक दूसरे से समन्वित है। काव्य पंक्ति देखिए सूरदास जी की, यहाँ पर दिखाई गई है, मैया मैं तो चंद्र खिलौनो लेहू। उन्हीं पंक्तियों को फिराक गोरखपुरी ने अपने शब्दों में पिरोया है। देखिए काव्य पंक्तियां फिराक गोरखपुरी की, देख आईने में चांद उतर आया है। इसी प्रकार देखिए सूरदास जी का पद, कृष्ण का चांद के लिए मचलना उनका भाव पक्ष है, और यहाँ फिराक गोरखपुरी जी का भाव पक्ष देखिए, सामान्य बच्चे का चांद के लिए जिद करना और माँ का उपाय। अब हम इसे निष्कर्ष रूप में देखेंगे। दोनों के यहाँ चांद बच्चों के लिए साक्षात खिलौना है। वातानुकूलित कमरों से दूर छत पर चटाई बिछाकर सोने वाले बच्चे का ये शाश्वत सत्य हमारे सामने प्रस्तुत होता है। जो शहरी जीवन में जी रहे हैं उनके लिए चांद तारे ये सब केवल कल्पना मात्र होते हैं। ग्रामीण परिवेश में इनका सच्चा रूप बालकों को देखने को मिलता है। रुबाइयों का दूसरा विषय दीपावली की रौनक।
देखिए दूसरा विषय इन्होंने लिया है गोरखपुरी जी ने, दीपावली की शाम का उल्लास और पुते सजे हुए घर। इसी प्रकार दूसरा रूप देखिए, चीनी मिट्टी में जगमगाते खिलौने, जो सस्ते नहीं होते फिर भी मेले से लाए जाते हैं और ग्रामीण परिवेश के लिए, इन्हें बालकों के लिए अनमोल है। बाल मनोविज्ञान देखिए, माँ द्वारा बच्चे के घरौंदे, मिट्टी के छोटे घर में दिए जलाना। देखिए अब ये पंक्तियां हम अध्ययन करेंगे कविता की। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पर एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। इसी प्रकार अब तीसरा रूप देखिए रुबाइयों का। तीसरा विषय है रक्षाबंधन का मीठा बंधन। किस प्रकार रक्षाबंधन से प्रकृति को जोड़ा गया है। ये देखिए जीनी घटा, उसके पश्चात बिजली, और इसी प्रकार बहन और भाई के प्रेम का बंधन राखी, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के बांधती है चमकती राखी। ये कविता की पंक्तियां हैं। और अब यहाँ इनका रूप देखिए, उपमा देखिए किस प्रकार से उन्होंने इसको एक दूसरे से संबंधित किया है। सावन का जो संबंध जीनी घटा से है, हल्के बादलों से है, और घटा का जो संबंध बिजली से है, ठीक उसी प्रकार वही संबंध भाई का अपनी बहन से कवि फिराक गोरखपुरी ने बताया है। अब यहाँ पर हम फिराक गोरखपुरी के साहित्य का आंगन का संश्लेषण करेंगे। देखिए किस प्रकार से घर का आंगन फिराक की रुबाइयों में हमें दिखाई देता है। वात्सल्य, वात्सल्य के अंदर उन्होंने यहाँ पर लोका देना और घुटनियां शब्द काम में लिया है। इसी प्रकार भारतीय त्योहार की बात करें तो दीपावली और रक्षाबंधन को उन्होंने अपनी रचना में समाहित किया है। हिंदुस्तानी संस्कृति की यहाँ बात करें तो सूरदास और लोक भाषा का प्रभाव हमें यहाँ स्पष्ट दिखाई देता है। ठेठ शब्द, जिदियाया, नर्म दर्प और रस की पुतली, ऐसे ग्रामीण शब्दों का उन्होंने अपनी रचना में समावेश करके उसे ग्रामीण परिवेश के साथ जोड़ने का पूर्ण प्रयास किया है। फिराक ने इंसान के दुखों और खुशियों की सच्चाई को भारतीय संस्कृति के प्रतीकों से जोड़ा। उनका साहित्य महलों या दरबारों की चीज न रह करके सीधे आम आदमी के आंगन में उतर आया है। अब यहाँ पर वात्सल्य का आंगन, पहली रुबाई का यह अध्ययन करेंगे। माँ की ममता और बच्चे की किलकारी के रूप में उन्होंने इसे प्रस्तुत किया है। देखिए इन चार पंक्तियों में कविता के रूप में उन्होंने इसे प्रस्तुत किया है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। ये कविता की पंक्तियां। अब उन्हें यहाँ पर हम इस रूप में प्रस्तुत किया उन्होंने, और देखेंगे कि सप्रसंग व्याख्या को हम मूल रूप से 5 भागों में बांटते हैं। पहला कठिन शब्दार्थ, दूसरा संदर्भ, तीसरा प्रसंग, और चौथा व्याख्या, और पांचवा विशेष। कठिन शब्दार्थ के लिए हम उन शब्दों को चुनते हैं जिनका अर्थ हमें स्पष्ट करना होता है, भले ही वो शब्द कठिन ना हो। जैसे हवा के स्थान पर हम यहाँ वायु लिखेंगे, ये भी एक कठिन शब्द के रूप में काम में आया है। फिर उसके बाद में जहाँ संदर्भ की बात होती है तो संदर्भ के अंदर हम पाठ का परिचय, लेखक का परिचय और उस पुस्तक का परिचय लिखते हैं। फिर प्रसंग देखिए कि इसमें किसके बारे में बात कही गई। प्रसंग, माँ की ममता और बच्चे की किलकारी का सजीव दृश्य यहाँ पर कवि ने चित्रित किया है। अब उसकी व्याख्या देखिए। माँ अपने आंगन में बच्चे को गोद में लिए खड़ी है। जब वह उसे प्रसन्न करने के लिए हवा में धीरे से ऊपर की तरफ उछालती है, उसे लोका देना कहा गया है। तो बच्चा खुशी से खिलखिलाकर हंस पड़ता है और आंगन में उसकी हंसी गूंज उठती है। शब्दार्थ उन्होंने यहाँ प्रस्तुत किए। चांद का टुकड़ा, प्यारा बच्चा, और लोका देना यानी उछाल उछाल कर प्यार करना। इस शब्दार्थ को हम शुरुआत में लिखेंगे। इसके पश्चात विशेष, इस कविता की विशेषता क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियों के अंदर क्या विशेष बात दिखाई देती है, उसका हमें यहाँ समावेश करना होता है। इस प्रकार इन 5 रूपों में हमें व्याख्या करनी होती है परीक्षा के अंदर। अब देखिए दूसरी रुबाई, निर्मल जल और उलझे हुए केसु, बाल सुलभ क्रीड़ा का श्रृंगार का वर्णन किया। देखिए पहले कविता की पंक्तियां पढ़ेंगे और फिर इसकी व्याख्या करेंगे। नैला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसों में कंगी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को जब घुटनों पे लेके पिन्हाती है कपड़े। ग्रामीण परिवेश के शब्दों को उन्होंने अपनी कविता में यह समावित किया है। सप्रसंग व्याख्या देखिए। माँ अपने बच्चे को साफ निर्मल जल में नहलाती है और उसके उलझे
बालों, जिसे गेसुए कहा गया है, में कंघी करती है। जब वह बच्चे को अपने घुटनों के बीच फंसा करके प्यार से कपड़े पहनाती है, तब बच्चा अत्यंत स्नेह और कृतज्ञता के भाव से अपनी माँ के चेहरे को देखता है। बाल सुलभ क्रीड़ा और श्रृंगार का अद्भुत क्षण उनकी इस रचना में यहाँ हमें दिखाई देता है। अब जो तीसरी रुबाई है, देखिए, दिवाली की शाम और चीनी मिट्टी के खिलौने। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। देखिए किस रूप में प्रस्तुत किया है, त्योहार का यथार्थ रूप यहाँ दिखाई देता है। दिवाली की शाम, घरों की लिपाई पुताई और चीनी मिट्टी के खिलौनों की जगमगाहट इस कविता में हमें स्पष्ट दिखाई देती है। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। देखिए, माँ के सुंदर मुखड़े पर त्योहार की खुशी और वात्सल्य की एक कोमल चमक दिखाई देती है। अत्यंत प्रेम से अपने बच्चे को मिट्टी के छोटे से घरौंदे में दिए वो जला रही है। ये भव्य आतिशबाजी नहीं है, बल्कि आम भारतीय घर की छोटी खुशियों का एक प्रतीक है। कवि ने छोटी छोटी खुशियों को समाहित करके ग्रामीण परिवेश का सुंदर चित्रण किया है। अब जो उनकी चौथी रुबाई है उसको देखिए। पहले हम इस कविता की पंक्तियों को पढ़ेंगे। आंगन में ठुमक रहा जिदियाया है, बालक तो ही चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे देख के कह रही है माँ कि देख आईने में चांद उतर आया है। चांद की जिद और माँ की युक्ति को यहाँ कवि ने समावित किया है। देखिए इसका भावार्थ। बच्चा आंगन में मचल रहा है और आसमान के चांद को खिलौना समझकर पाने की जिद करता है। तो अब माँ क्या प्रयास करती, किस प्रकार उसे खिलौने के रूप में देती है। देखिए, माँ एक ममतामयी युक्ति निकालती है और बच्चे के हाथ में आईना देती है और वो शीशा देकर के कहती है कि देख इस आईने में चांद उतर आया है। बच्चा चांद की परछाई को देख करके निहाल हो जाता है, बहुत खुश होता है, उसे अत्यधिक प्रसन्नता होती है। रुबाई 5, रक्षाबंधन और बिजली के लच्छे। देखिए पहले हम कविता की पंक्तियां पढ़ेंगे। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा, गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। प्रकृति और पर्व का संगम यहाँ पर व्याख्या में दिखाया गया है। श्रावण मास की सुबह हल्की काली घटा छाई हुई है, बहन रस की पुतली भाई की कलाई पर राखी बांध रही है। लच्छे सावन की घटाओं के बीच चमकने वाली बिजली की तरह दमक रहे हैं। जो संबंध घटा का बिजली से है वही संबंध बहन का भाई से है। अब यहाँ पर वात्सल्य रस का अप्रतिम चित्रण देखिए किस प्रकार किया गया है। सूरदास और फिराक गोरखपुरी की रचना में यहाँ आधार लिया गया है चांद की जिद का कि मैया मैं तो चंद्र खिलौनों ले आऊं, और गोरखपुरी जी ने इसे आंगन में ठुमक रहा जिदियाया है, बालक तो ही चांद पे ललचाया, इस रूप में उन्होंने समानता दिखाई है। देखिए फिर माँ का समाधान दोनों तरफ से, यहाँ सूरदास जी की रचना में भी और फिर गोरखपुरी जी की रचना में भी। देखिए यशोदा कृष्ण को समझाती है, मनाती है और उसे बहलाती है। माँ आईना देकर कल्पना और परछाई से बच्चे को निहाल कर देती है। इसी प्रकार दोनों परिवेश का समानता देखिए। पौराणिक एवं दिव्य भव्यता सूरदास जी की पंक्तियों में है और यहाँ फिराक गोरखपुरी यथार्थवादी है। आम आदमी का आंगन और अभावों के बीच की घरेलू खुशियों को उन्होंने अपनी रचना में प्रस्तुत किया है। त्योहारों और लोक संस्कृति का चित्रण देखिए। यथार्थ और उल्लास का ताना बाना हमें दोनों तरफ दिखाई देता है। दो महान पर्वों को उन्होंने लिया है, अपनी कविता में समावेश किया है। पहला दीपावली है और दूसरा रक्षाबंधन है। दीपावली का घरेलू रूप देखिए। यहाँ भव्य आतिशबाजी या आमेरी का कोई प्रदर्शन यहाँ पर नहीं होता है। घर पुते और सजे हुए हैं। चीनी के खिलौने और बच्चे के घरौंदे को उन्होंने अपनी कविता में स्थान दिया है। बच्चे के घरौंदे छोटी छोटी खुशियों का प्रतीक है। ये आम भारतीय का वास्तविक यथार्थ है। यहाँ महंगे खिलौने नहीं हैं, बल्कि भावनाएं महत्वपूर्ण मानी गई है। इसी प्रकार रक्षाबंधन में देखिए, रक्षाबंधन और प्रकृति का संबंध, सावन की हल्की घटा और बिजली की चमक, तुलना भाई बहन के पवित्र रिश्ते से यहाँ पर की गई है। कवि ने मानवीय रिश्ते रक्षाबंधन को सीधे प्रकृति, सावन और बिजली से संबंध किया है और दोनों को एक साथ पिरो करके अपनी कविता में प्रस्तुत किया है।
अब यहाँ हम भाषा शैली की बात करेंगे। हिंदुस्तानी भाषा का त्रिवेणी संगम फिराक गोरखपुरी की रचनाओं में हमें दिखाई देता है। देखिए, पहले संस्कृत निष्ठ हिंदी है, दूसरा उर्दू शब्दावली है, और तीसरी जो लोक भाषा है जिसमें देशज शब्द आते हैं, इन तीनों को समाहित करके फिराक की हिंदुस्तानी जो गंगा यमुनी तहजीब का उदाहरण है। संस्कृत निष्ठ हिंदी के शब्द देखिए, निर्मल जल, दर्पण, गगन, रक्षाबंधन और रूपवती, इन शब्दों को उन्होंने अपनी रचना में समाविष्ट किया है। इसी प्रकार उर्दू के शब्द देखिए, रुबाई, गेसु, आईना और नर्म, उसके साथ दमक शब्द को उन्होंने शामिल किया है। अब हम लोक भाषा के शब्दों की ओर देखें तो यहाँ पर लोका देना, ठुनकना, जिदियाया, ललचाया और उसके साथ में घरौंदा शब्द उन्होंने काम में लिया है। ये उनकी भाषा की अपनी विशिष्टता है। काव्यगत विशेषताएं, बिंब विधान है, अत्यंत दृश्य परक और सजीव है, जिसमें प्रसाद गुण की प्रधानता है कि जहां पर काव्य के अंदर ओज गुण और माधुर्य गुण दोनों का समावेश एक साथ दिखाई देता है, उसे प्रसाद गुण कहते हैं, जिसका भावार्थ हमें शीघ्र समझ में आ जाए। महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो यहाँ इस रचना के 2 प्रश्न लिए गए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। देखिए किस प्रकार से, शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर के क्या भाव व्यंजित करना चाहता है। उत्तर देखिए, श्रावण के महीने में काले बादलों के बीच बिजली चमकती है जो मन को उल्लास से भर देती है। उसी प्रकार सावन में रक्षाबंधन का त्योहार आता है। इस दिन भाई की कलाई पर बहन राखी बांधती है और वो बिजली के समान दमकती है। ये चमक भाई बहन के असीम, पवित्र और अटूट प्रेम की ऊर्जा और प्रगाढ़ता को दर्शाता है। दूसरा प्रश्न देखिए, रुबाई में चांद और आईने का क्या महत्व है। उत्तर देखिए, चांद बच्चे की उस अभिलाषा को प्रतीक है जिसे पाना कठिन है। आईना माँ की उस ममतामयी युक्ति का प्रतीक है जो बच्चे को कल्पना और यथार्थ में बदल देती है। आईने में चांद का उतर आना माँ की बालहट को संतुष्ट कर देती है। तो इस रूप में हमने इन दोनों प्रश्नों का अध्ययन किया, उनके उत्तर भी देखें। आगे कविता के प्रमुख प्रतीक और उनका बिंब इन 4 रूपों में हमारे सामने दिखाई देता है। उनके काव्यगत अर्थों के साथ हम इनका दृश्य संश्लेषण करेंगे। सर्वप्रथम जो दर्पण दिखाई दे रहा है, उसके बाद घरौंदा और दिए हैं, फिर उसके बाद बिजली की घटा है और उसके पश्चात चांद का टुकड़ा। इन 4 रूपों में उन्होंने प्रकृति का बिंब रूप में समावेश किया है। प्रतीक देखिए, पहला दर्पण का कल्पना को यथार्थ बनाने का साधन है और माँ की ममतामयी चतुराई का प्रतीक है दर्पण। उसी प्रकार देखिए, घरौंदा और दिए प्रतीक है आम आदमी के जीवन की छोटी खुशियां और अभावों के बीच के उल्लास को प्रकट करती है। बिजली की घटा यहाँ पर प्रतीक रूप में है सावन की प्राकृतिक सौंदर्य और भाई बहन के प्रेम की अटूट ऊर्जा को यहाँ प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार चांद का टुकड़ा प्रतीक है वात्सल्य रस का चरमोत्कर्ष, बच्चे की असीम और अलौकिक सुंदरता को दर्शाता है। अब हम निष्कर्ष के रूप में फिराक गोरखपुरी की विरासत का अध्ययन करेंगे। आम आदमी के सुख दुख की शायरी उन्होंने इसमें समाहित की है। यथार्थ का सौंदर्य फिराक ने उर्दू शायरी को राज दरबारों की रोमानियत से निकाल करके आंगन की चटाई, दिए और बच्चे के खिलौने तक पहुंचाया। सांस्कृतिक एकता, रक्षाबंधन और दीपावली जैसे त्योहारों का ऐसा आत्मीय वर्णन सिद्ध करता है कि कला और भावनाएं किसी धर्म या भाषा की मोहताज नहीं। दिव्यता देखिए, भौतिकता से पृथक वस्तु नहीं है, जिसे हम भौतिक कहते हैं वही दिव्य है। फिराक गोरखपुरी की ये पंक्तियां हमें उनके साहित्य का सच्चे रूप का दर्शन कराती है। माँ, बच्चे, आंगन और त्योहार का ये काव्य हमेशा हमारे हृदयों में गूंजता रहता है। गंगा यमुनी तहजीब का चमकता महल हमें उनकी रचनाओं में दिखाई देता है। एक कठिन दौर, ये फिराक गोरखपुरी ने एक ऐसे दौर में इंसानियत, उम्मीद, साझा संस्कृति का अनूठा महल उन्होंने खड़ा करने का प्रयास किया है। उनका सृजन ये जादुई क्षण है जहां भौतिक जगत और दिव्यता एक हो जाती। उनकी शायरी की चमक आज भी राखी के लच्छे और दीपावली के दियों की तरह हमारे साहित्य में जगमगा रही है। उनकी पंक्तियां देखिए, अब तुमसे रुखसत होता हूँ, आओ संभालो साजे गजल। हमने इस अध्याय में अध्ययन किया फिराक गोरखपुरी के व्यक्तित्व, कर्तृत्व और उनकी रचना रुबाइयों का। उसका भावार्थ हमने देखा, 6 प्रसंग व्याख्या
का भी अध्ययन किया और साथ ही 2 प्रश्नों के माध्यम से इस पाठ को समझने का प्रयास किया। अगली कक्षा में इसके अन्य प्रश्नोत्तर हम हल करेंगे। धन्यवाद।